हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। 15 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो 16 क्वेश्चन नंबर हमसे क्या कहना है। इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3 इज हीटेड, इसको मैंने हीट कर दिया, सैचुरेटेड है, हमने इसको हीट कर दिया, तो क्या होगा, वन सैचुरेटेड बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा, सैचुरेटेड ही रहेगा या क्रिस्टलाइजेशन होगा। अगर मैं किसी वाटर के अंदर कोई शुगर मिक्स कर दूं, ठीक है, समझो मेरे पास इस कंटेनर में वाटर है, इतना अमाउंट ऑफ वाटर है ना, ये वाटर है, इसके अंदर मैंने शुगर ऐड कर दी, तो ये शुगर वाटर का सोल्यूशन बन गया, ये शुगर वाटर का सोल्यूशन बन गया। मैंने इसमें शुगर ऐड करी, मिक्स करा, घुल गई, यहाँ डिजोल्व हो गई, फिर और मिक्स करा, फिर शुगर घुल गई, फिर और डिजोल्व करने की कोशिश करी और घुल गई। एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पर शुगर इसमें मिक्स नहीं होगी, उस टाइम पर हम क्या करेंगे, हम इसको हीट कर देंगे। हमने इसको हीट कर दिया नीचे से, हीट करने से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ शुगर हम डाल रहे हैं वो भी इसके अंदर डिजोल्व होने लग जाएगी। क्या वो भी इसके अंदर डिजोल्व होने लग जाएगी। इसी तरह से लोग चाशनी वगैरह बनाते हैं जिसमें गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, शुगर सोल्यूशन ही तो होता है वो सुपर सैचुरेटेड वाला। उसमें क्या करते हैं, वो हीट की मदद से शुगर और ज्यादा डिजोल्व कर लेते हैं उसके अंदर। मतलब किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर और अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड करने पर डिजोल्व नहीं हो रहा है, अगर उस सॉल्यूशन को मैं हीट करूं तो उसके अंदर और अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हो जाता है, यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर एक बात हम लिख सकते हैं कि जब भी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट और ज्यादा अगर हम डाल रहे हैं तो वो डिजोल्व नहीं होगा। बट अगर इसको मैं हीट कर रही हूँ तो वो अनसैचुरेटेड बन जाएगा, तो क्योंकि उसके अंदर डालने पर और ज्यादा डिजोल्व हो जा रहा है ना। अगर मैं इसको कूल कर दूं तो क्या वापस से सैचुरेटेड की तरफ आ जाऊंगी। जैसे कि चाशनी जब ठंडी हो जाती है तो उसके अंदर वापस से क्रिस्टलाइजेशन अगर हो जाता है, वापस से जो शुगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डिजोल्व हुई थी वो उससे अलग हो जाती है। तो यानी हीट करने पर अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की तरफ आता है। तो इन्होंने बोला है अगर एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है पोटेशियम नाइट्रेट का, यहाँ पे शुगर का सोल्यूशन था, इनके पास पोटेशियम नाइट्रेट का सोल्यूशन है, अगर उसको मैंने हीट करा तो क्या होगा, और अमाउंट ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट मैं ऐड कर सकती हूँ, यानी कि बिकम अनसैचुरेटेड। देयरफॉर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now, question number 17. In case of osmosis, solvent move from. ऑस्मोसिस के केस में हमें पता है सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। उन्होंने बोला सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, ये चार ऑप्शन हमें दे दिए। तो हमें ये पता है कि ऑस्मोसिस के केस में हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ऐसे एक रीजन से, इस रीजन से जो सॉल्वेंट होता है वो मूव करता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सॉल्वेंट की तो सॉल्यूट की कम होगी, तो इसको मैं लिख सकती हूँ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पर सॉल्वेंट कम है तो सॉल्यूट ज्यादा होगा, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। लिख सकते हैं ना ये बात, तो इतना तो हम लिख ही सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब भी सिंपल हमें ये ना बताए कि हम किस कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री केस में वो सॉल्वेंट की ही बात होती है ज्यादातर, सॉल्वेंट का हम कॉन्सेंट्रेशन वैसे ही नहीं निकालते है ना। तो अगर तुमसे लिख दे सिंपल कि सॉल्यूशन इज वेरी लो कॉन्सेंट्रेटेड, इसका मतलब उसके अंदर सॉल्यूट बहुत कम है। सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन की बात अगर हमें करनी होगी तो हम स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। अब उन्होंने लिखा ऑस्मोसिस के केस में सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करता है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट तक मूव करता है, या हम लिख दे लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट तक मूव करता है। और अगर उन्होंने मार्क नहीं करा किसकी बात कर रहा है तो सॉल्यूट की ही बात करेंगे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तक मूव करता है, सिंपल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे लिखा है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे बात बताई नहीं किसकी बात कर रहे हैं,
यानी कंटेस्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये सोल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट की लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, नहीं भाई लो से हाई जाता है सोल्यूट की रिस्पेक्ट में, तो यानी कि ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, ठीक है, गलत होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर रीजन टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर रीजन। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है CRT, स्पेसिफायर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, वो बेसिकली यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन आती है वो सोल्यूट की आती है क्या, हाँ सोल्यूट की आती है ना। और ये प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो सोल्यूशन का होता है। ठीक है, जितना ज्यादा सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सोल्यूशन का, है ना। मतलब हाई ऑस्मोटिक प्रेशर बोलने का मतलब है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट बोलना। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट रीजन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। अगेन रॉन्ग हो गया, सेम हो गया, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो सेम हो गया, गलत हो गया। अब इन्होंने लिखा हाई वेपर प्रेशर रीजन टू लो वेपर प्रेशर रीजन, और लो वेपर प्रेशर रीजन टू हाई वेपर प्रेशर रीजन। वेपर प्रेशर, वेपर्स किसके बनते हैं, सॉल्वेंट के। सोल्यूट, अगर हम ऑस्मोसिस के केस की बात कर रहे हैं तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की बात कर रहे होंगे, तो वोलेटाइल कौन है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल है। कैसा है, वोलेटाइल। सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है ना। तो अगर मैं बोलूं तुमसे कि हाई वेपर प्रेशर मतलब सॉल्वेंट ज्यादा रहा होगा, क्योंकि सॉल्वेंट ही वेपर बनाता है, सॉल्वेंट ही वेपराइज हो रहा है यहाँ पे, सॉल्वेंट ही वोलेटाइल है ना। तो यानी कि हाई वेपर प्रेशर का मतलब सॉल्वेंट ज्यादा, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि इसको मैं हाई वेपर प्रेशर भी लिख दूं सिंपली, है ना, और इसको मैं लो वेपर प्रेशर लिख दूं। तो यहाँ पे बात करी हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर, सही बात है भैया। और लो टू हाई तो उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस हमें समझना था, हमें पता है कि कौन मूव करता है, कैसे मूव करता है, सिर्फ ऑप्शन को समझना था इस क्वेश्चन के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 says, इसको खुद से ट्राई करो पहले, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। नाउ an equimolar solution of two volatile liquid, दोनों वोलेटाइल लिक्विड है, दोनों का इक्विमोलर सॉल्यूशन है। इक्विमोलर सॉल्यूशन का मतलब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, तो मोल ऑफ ए जो होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो होगा वो हाफ होगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी हाफ हो जाएगा। दोनों के मोल्स बराबर है तो मोल फ्रैक्शन हाफ हाफ हो जाता है। लिक्विड ए जिसका मोलर मास मुझे दे रखा है, लिक्विड बी का मोलर मास दे रखा है। लिक्विड ए और लिक्विड बी, इधर बात हम लोग लिक्विड ए की कर रहे हैं, उधर बात लिक्विड बी की कर रहे हैं। मोलर मास कितना दे रखा है इस लिक्विड ए का, मोलर मास दे रखा है 150 ग्राम पर मोल, और इसका दे रखा है 200। हैज वेपर प्रेशर इतना, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा है, पी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 500। तो टू वेपर प्रेशर, if the vapor pressure of pure B का बता दिया, P naught of B is 400 तो ये भी टफ है, ये सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। The mole fraction of component A in vapor phases, the mole fraction of component A in vapor phases, YA पूछा है ना। mole fraction of A in component, mole fraction of component A in vapor phase यानी कि YA। ठीक है, कैसे निकालेंगे, हमें इतना पता है कि पी ए इज इक्वल टू वाई ए, पी टोटल होता है। हाँ, हमें ये गिवन नहीं है, ये पता है, ये निकालना है, हमें ये पता करना पड़ेगा ये किसके बराबर होता है। तो देखो हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, पता है ये फाइनल आंसर हमारा यही आएगा। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, ए होता है राउंड लो, सिंपल राउंड लो। ठीक है, अगर ये होता है ठीक है, पी नॉट ऑफ ए नहीं पता मुझे, कुछ नहीं होता, नहीं पता है, कैसे निकालेंगे उनका। देखो एक काम करते हैं, पीबी निकाल लेते हैं पहले। पीबी इज पी नॉट बी काई बी, पी नॉट बी इज 400, काई बी दे रखा है हाफ, तो ये हो जाएगा 200। तो यहाँ से अगर 200 ये है तो पी टोटल होता है पी ए प्लस पी बी, तो पी ए हो जाएगा पी टोटल माइनस पी बी, पी टोटल होता है 500, ये 200, ये हो जाएगा हमारा 300 तो ये आगे 300 तो फाइनल आंसर यहाँ पे लिखेंगे। काई ए पी टोटल दे रखा है 500, काई ए इज इक्वल टू 300 बाय 500 यानी कि 3 बाय 5.6 है ना। Therefore option second is the correct answer of this question.
नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या कह रहा है हमसे, इफ P1 is osmotic pressure of 0.1 molar KCl and P2 is osmotic pressure of 0.1 molar acetic acid. एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH, ये एक तरह का वीक एसिड है। हाँ, वीक एसिड है, और हमें पता है कि ये डायमर भी बना देता है। या तो इसका आई जो होता है वो 1 से कम होता है क्या? हाँ, 1 से कम होता है, लेस देन 1 से कम होता है इसका आई। ये डायमर बनाता है, क्योंकि डायमर बनाने का मतलब है कि ये एसोसिएशन कर लेगा, है ना। वेयरएस जो KCl होता है वो उसका I2 होता है, क्योंकि वो डिसोशिएट करता है। हाँ, हमें पता है ये होता है। अब इन्होंने कहा P1 इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर। P1 जो है ऑस्मोटिक प्रेशर है 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन। ठीक है, देखो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CRTI, है ना। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है। R तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टाइम नहीं, टेम्परेचर गिवन नहीं है तो हम मानेंगे सेम है ना। वेंटो फैक्टर को साइज डिपेंड करेंगे, यानी कि मोल ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेंटो फैक्टर। तो वेंटो फैक्टर KCl का 2 है, यानी कि 1 से ज्यादा है ना, और इसका 1 से कम, यानी कि जिसका वेंटो फैक्टर ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, यानी कि KCl का ज्यादा होगा, P1 ज्यादा होगा P2 से। Therefore option second is the correct answer. सिंपल वेंटो फैक्टर का कंसेप्ट है, और थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन किसकी तरह बिहेव करता है ना। ये जैसे डायमर बना रहा है, ये डिसोशिएट कर रहा है। अगर ये नहीं पता होगा तो आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आई कैसे पता चलेगा किसका ज्यादा है किसका कम है? ठीक है, तो therefore option 2 is the correct answer. Now next question number 20, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 5 मोल ऑफ सॉल्वेंट along with 2 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, क्या बोला? 5 मोल है सॉल्वेंट के और 2 मोल है सोल्यूट के। कैसा है? नॉन वोलेटाइल है। सोल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल है। एग्जिबिट वेपर प्रेशर, ये जो सोल्यूशन है ना इसका वेपर प्रेशर बता दिया 250 mmHg। if we make a mixture containing 4 mol same solvent है, 3 mol same solute है, यानी कि ये भी नॉन वोलेटाइल वाला ही लिया है हमने। then what would be the vapor pressure now? अब पीओ सॉल्यूशन क्या होगा? इसको पीओ सॉल्यूशन डैश बोल देते हैं। इसकी वैल्यू हमसे पूछिए, कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू हमसे पूछिए, कैसे निकालेंगे? सोचो। कौन सा कंसेप्ट है ये? रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर वाला। ऑस्मोटिक रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है, RLVT इसका कंसेप्ट है। लगा के सोचो खुद से पहले, है ना। हम कैसे करेंगे इसे? P नॉट माइनस P ऑफ सॉल्यूशन बटा P नॉट इज इक्वल टू काई ऑफ सोल्यूट, ऐसे तो लिखते हैं। हाँ, अगर मैं दोनों साइड डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, तो 1 माइनस P ऑफ सॉल्यूशन बटा P नॉट इज इक्वल टू काई ऑफ सोल्यूट। लिख सकते हैं। इस केस में काई ऑफ सोल्यूट क्या आ रहा है? सोल्यूट के मोल्स 2, टोटल मोल्स 7। इस केस में क्या आ रहा है? 3/7। ओके, इस वन को इस साइड लिया तो P ऑफ सोल्यूट, या फिर इसको उस साइड ले जाओ, इसको इधर साइड लिया होगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस काई ऑफ सोल्यूट। ठीक है, दोनों की इक्वेशन इसके लिए बनाओ और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। सिंपल सी बात है। देखो पहली वाले के लिए इक्वेशन बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? देखो पहली फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनाएंगे? वेट, देखो फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनाएंगे? इस वाले सॉल्यूशन के लिए P ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 250। y में P नोट यानी कि जो प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर था, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस ये दे रखा है 2/7। तो इधर तुम सॉल्व करोगे तो 7 - 2 इज 5/7।
ओके, मैं इसको डायरेक्टली 5/7 लिख दूं क्या? ओके, ये पहली वाले के लिए बनेगी, दूसरी वाले के लिए ये मुझे नहीं पता। पी ऑफ सॉल्यूशन का डैश बाय में पी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 3/7 यानी कि 4/7 हो गया। ओके, 4/7 डायरेक्ट लिख देते हैं। दोनों को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करोगे क्या? देखो हमने डिवाइड करा है इसको, डिवाइड करने पे क्या आएगा? 250 बाय में पी ऑफ सॉल्यूशन का डैश इज इक्वल्स टू 5/4। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल होगा 50, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पी ऑफ सॉल्यूशन का डैश इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 200 आ रहा है। तो MMHG, therefore option second is the correct answer of this question. सिर्फ इक्वेशन बना के सॉल्व करना था हमें इसको, है ना? Now question number 21, the following plot best represent. ये जो ग्राफ हमें दे रखा है ये किस सॉल्ट के लिए दे रखा है? हमसे ये पूछा है। इसमें जो y एक्सिस है वो सॉल्युबिलिटी की, x एक्सिस जो है वो टेम्परेचर का। जैसे जैसे x एक्सिस में आगे बढ़ोगे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे y एक्सिस में आगे बढ़ोगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। हमें एक चीज पता है कि जब भी हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, अगर सॉल्युबिलिटी का जो ये प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक हुआ जिसमें हीट रिलीज हो रही है, तो अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। और अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। ओके, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो एंडोथर्मिक के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये किसने कहा था? प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से प्रोसेस बैकवर्ड जाता है यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, और अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा यानी कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। इसमें क्या हो रहा है? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है यहाँ पर, यानी कि प्रोसेस कैसा रहा होगा? एंडोथर्मिक रहा होगा। फिर बाद में क्या हो रहा है? टेम्परेचर तो अभी भी हम इंक्रीज कर रहे हैं बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है यानी कि प्रोसेस कैसा रहा होगा? एक्सोथर्मिक रहा होगा। तो कैसे कौन सा सॉल्ट ऐसे ग्राफ को दिखा सकता है? अगर हम सोचे तो NaCl में रहता है कोई प्रोसेस नहीं है जो पहले एंडोथर्मिक होगा बाद में एक्सोथर्मिक। अगर हम ये वाले सॉल्ट की बात करें Na2SO4 0.10H2O, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है ना? अगर मैंने इसको हीट दी यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करा तो क्या होगा? ये Na2SO4 एनहाइड्रस हो जाएगा, तो ये एनहाइड्रस हो जाएगा, एनहाइड्रस सॉल्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस में हीट देने पर प्रोसेस काम आगे होगा, मतलब टेम्परेचर की इंक्रीज करूंगी अगर मैं सॉल्ट के साथ तो पहले ये एनहाइड्रस होगा। इसमें हमें हीट चाहिए यानी कि प्रोसेस कैसा? एंडोथर्मिक। फिर बाद में क्या होगा ना, ये जो Na2SO4 है ये टूट जाएगा, Na2Na प्लस एक्वस प्लस SO4 एक्वस, है ना? इसमें एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, हाइड्रेशन होगा इसका, तो ये प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक होगा। मतलब इस सॉल्ट के लिए टेम्परेचर की इंक्रीज करने पर पहले प्रोसेस तो एंडोथर्मिक है फिर बाद में एक्सोथर्मिक होगा, और इस ग्राफ को ऐसा रिजेंबल कर पाएगा। देयरफॉर ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ऐसा कोई और सॉल्ट यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है जो इस तरह का बिहेवियर शो करेगा, है ना? ऐसा तो कोई सॉल्ट दिख रहा है, ये सॉल्ट है जो ऐसा प्रोसेस शो करेगा। देयरफॉर ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। Now question number 22. The depression of freezing point of 0.1 molar 0.01 molar aqueous solution of CH3COH, इसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट मुझे गिवन है 0.02046 डिग्री सेल्सियस। 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन की इंफॉर्मेशन गिवन है। इसमें भी वाटर एक्वा सॉल्यूशन ही है, जो गिवन नहीं होता तो एक्वा सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। 0.1 मोलर
यूरिया सॉल्यूशन फ्रीजेस एट, देखो फ्रीज कितने पर हो रहा है, इतने पर हो रहा है। और वाटर जो है वो फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये फ्रीज हो रहा है इतने डिग्री सेल्सियस पर, तो कितना डिप्रेस कर गया, 1.86 डिग्री सेल्सियस से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। Assuming molarity is equals to molarity, ठीक है, मोलैरिटी मोलैरिटी और मोलैरिटी इक्वल करने के लिए बोला है पीएच बताओ इस सॉल्यूशन का कितना हो। अब पीएच अगर तुम्हें निकालना है ना, तो देखो हमें एक चीज पता है कि ये जो है ना, ये एक वीक एसिड, और जब वीक एसिड होता है तो मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का पता लगाना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इसके बराबर तो नहीं होगी, वो कुछ ना कुछ कम होगी, है ना, अल्फा का पता लगाना पड़ेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जब पता लगेगा तभी तो मैं H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालूंगी, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जब पता चलेगी तभी तो पीएच फाइंड होगी। पीएच पूछा है क्वेश्चन। इस इंफॉर्मेशन से हम क्या बता सकते हैं, यूरिया इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, आई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगी। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ एम आई, आई तो 1 है, ये मुझे दे रखा है 1.86 इज इक्वल्स टू के एफ, एम की वैल्यू दी ना, तो के एफ आ गया मेरा 1.86, ओके 1.86 आ गया। तो ये जो कांस्टेंट है ये तो वाटर पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट दोनों में ही वाटर है, तो इसके लिए भी के एफ की वैल्यू क्या लेंगे 1.86, ओके। तो हमें पता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू एम के एफ आई, आई हो जाएगा डेल्टा टी एफ बाई में एम के, डेल्टा टी एफ दे रखा है 0.02046 बाई में 0.01 इंटू 1.86, इस पॉइंट ये पॉइंट आओगे यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर 4, ये आओगे 1 2 3 4 5 10 रेज़ टू पावर 5, ये से कैंसिल होगा 10 पर, यहाँ पर आ रहा है 2046 बाय में 1860, ये कैंसिल होगा 930, ये कैंसिल होगा 1023, ओके अल्फा आ गया, सो आई आ गया 1023 बाय में 930, ओके। अब मुझे एक चीज बता, देखो इसको बता देते हैं, इसको की काम नहीं है, इससे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो हमारी हो गई है। अगर मैं बात करूं CH3COOH की, तो ये इक्विलिब्रियम में सेटअप करेगा अपने आप को, ऐसे करेगा कितना, जब T इज इक्वल टू 0 है, मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, ये 0 0, T इज इक्वल टू T डिवीजन पर C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा C अल्फा, आई होता है जो मोल्स बाद में आए हैं y में, जो मोल्स पहले थे, तो ये हो जाएगा C कैंसिल, C कॉमन निकल के कैंसिल हो जाए, आई की वैल्यू आ रही है 1 प्लस अल्फा, अल्फा आ जाएगा I माइनस 1, अल्फा कितना आ जाएगा I माइनस 1023 930 माइनस 1, इसको माइनस करोगे 123, आ रहा है, कितना आ गया 1/10, अल्फा आ गया 1/10, H प्लस कितने हैं C अल्फा, अब C तो मोलैरिटी है, तब तो मोलैरिटी की बनी, क्वेश्चन ने बोला मोलैरिटी, तो मोलैरिटी को इक्वल रखें, यानी कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी C अल्फा यानी कि M अल्फा, मोलैरिटी को मोलैरिटी के बराबर रखना है, जी मोलैरिटी थी, मोलैरिटी है, कितना है जरा 0.01 बाई में 10 रेज़ टू माइनस 3 आ गएगा, और पीएच क्या होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस बेस टाइप, तो कितना हो जाएगा ये 10 रेज़ टू माइनस 3 में कितना सॉल्व हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, therefore option second is the correct answer। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट ध्यान से करोगे ना तो कैलकुलेशन वाइज तो इजी दे रहा, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 23, ये फिगर हमें मेंशन है इसके अंदर। एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये ए कंपार्टमेंट है, ये बी कंपार्टमेंट है, इसके अंदर 0.1 मोलर एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर 0.1 मोलर सॉल्यूशन है। यहाँ पे कॉपर +2 का एक्वा सॉल्यूशन, यहाँ पे NH3 का एक्वा सॉल्यूशन है, NH3 का एक्वा सॉल्यूशन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग components blue color, एक सेकंड, कंपार्टमेंट blue color of Cu is complex for blue color will be observed first. A compartment में, B compartment में blue color will be observed at same time in both the compartments. None of these compartments show blue color. क्या आंसर जाएगा? हम सोचेंगे भाई यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोसिस होता है, हाँ सॉल्वेंट का, ठीक है। हम सोचेंगे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, यानी कि दोनों मिक्स होंगे आपस में, दोनों मिक्स होंगे तो ये आंसर कर देते, दोनों के अंदर ब्लू कलर आ जाएगा। जब आयंस आपस में मिलेंगे तभी तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, दोनों में ब्लू कलर आ जाएगा, ये आंसर टिक करते हैं जल्दी जल्दी। गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? देखो हमें यहाँ पे पता है कि हमारा ये कंसेप्ट यहाँ पे ऑस्मोसिस का लगेगा। ऑस्मोसिस में मूवमेंट किसका होता है, ये हमेशा याद रखना है, सॉल्वेंट। कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम इट्स, यानी कि सॉल्वेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यार सॉल्वेंट तुम्हें पता है यहाँ पर क्या है, वाटर है, दोनों में एक्वा सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी सॉल्वेंट वाटर है, यहाँ पे भी सॉल्वेंट वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, यानी कि दोनों के अंदर अगर मूवमेंट हो भी रहा है तो वाटर का होगा, वैसे तो और कंसंट्रेशन ही बराबर, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा, तो मूवमेंट वैसे होगा नहीं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। बट मूवमेंट होता भी किसका, अगर होता भी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग भी होता तब भी मूवमेंट होता वाटर। आयंस तो मूव करके जाएंगे नहीं, कभी Cu2 प्लस NH3 के साथ मिल ही नहीं पाएगा, वो कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो मूव ही नहीं करेगा, वो तो अलग अलग कंपार्टमेंट में रहेंगे हमेशा। तो ब्लू कलर कहाँ से ऑब्जर्व होगा? नन ऑफ दीज कंपार्टमेंट शो ब्लू कलर, कोई भी कंपार्टमेंट ब्लू कलर शो नहीं करेगा। Therefore ऑप्शन 4, अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होती तो ऑस्मोसिस होता, यहाँ पे ऑस्मोसिस भी नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, ऑस्मोसिस हो ही नहीं रहा है, वाटर भी मूव नहीं करेगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होती तो वाटर मूव करता, वाटर मूव करता है ना। जब वाटर मूव करता, वैसे तो अगर तुम आई का फैक्टर देखोगे तो यहाँ पर I2 है, यहाँ पे तो I1 है, तो इसका अंदर I2 है, तो इसमें ऑस्मोटिक, चाहे इसकी कॉन्सेंट्रेशन बराबर है बस ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगी, सॉल्वेंट की कम हो जाएगी, सॉल्वेंट कम है, यहाँ पे सॉल्वेंट कम है, यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है, यानी कि सॉल्वेंट मूव करेगा इससे, यानी कि वाटर। ये तुम देखो ना, इसे कॉन्सेंट्रेशन बराबर है बट आई की वैल्यू तो अलग अलग है दोनों की, इसका आई ज्यादा है, इसका आई ज्यादा है तो सॉल्वेंट मूव करेगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होगी, सॉल्वेंट की कम हो जाएगी, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा होगी, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्वेंट मूव करेगा, वाटर मूव करेगा। अगर सिंपली मुझे डायरेक्ट दिखा देते तो कॉन्सेंट्रेशन भी अलग अलग है, कुछ नहीं होता, वैसे भी इसमें हमें पता चल रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग है, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाता है तो उस सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बोल देते हैं, बट ये बराबर तो नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर आई की वजह से अलग अलग हो गया। अगर इनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर हो जाता तो वाटर भी मूव नहीं करता, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं है तो वाटर नहीं मूव करा, मूव भी करके तो क्या दिक्कत नहीं, आयंस तो मूव भी नहीं कर रहे, Cu2 प्लस जो कभी NH3 से मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, तो ब्लू कलर नहीं आएगा, ब्लू कलर इसी का तो आ रहा है, यहाँ पे दिखा ना कंपार्टमेंट ब्लू कलर ऑफ दिस, नहीं बनेगा तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है ना। Now, question number 24. What will be the osmotic pressure of 0.2 molar HX aqueous solution? देखो HX aqueous solution है, मुझे बताना है इसका osmotic pressure क्या होगा, है ना, मुझे ये बताना है इसका osmotic pressure क्या होगा। HX solution है aqueous, एट टेम्परेचर बता दिया 300 केल्विन और इसकी Ka की वैल्यू दे रखी है 8 इंटू 10⁻⁵। जब भी हमें Ka गिवन है -5,
तब ये क्या हो जाएगा, वीक एसिड का ही होता है क्या? हाँ, के ए जो है वो तो वीक एसिड के लिए ही डिफाइंड होता है। उन्होंने बोला ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, तो उसके लिए मुझे आई चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, CRTI। मुझे कॉन्सेंट्रेशन पता है, P की वैल्यू दे रखी है 0.2 मोलर, बट R की वैल्यू पता है, T की वैल्यू पता है, बट आई नहीं पता है, तो आई निकालना पड़ेगा। आई किस निकलेगा, Ka से निकलेगा। देखो HX सॉल्यूशन, HX जो एसिड है वो टूटेगा H प्लस प्लस X माइनस में, T इज इक्वल टू 0 पर कॉन्सेंट्रेशन C इसकी 0 0, T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पर C माइनस C अल्फा, C अल्फा C अल्फा। अगेन तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से आई क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। अभी निकाला था सेम कैलकुलेशन थी, 1 प्लस अल्फा है ना, आई आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। ठीक है, आई तो 1 प्लस अल्फा है। ठीक है, हमें ये तो क्लियर है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम करेंगे क्या, अभी जैसे कि हमें यहाँ पे के गिवन है, के क्या हो जाएगा, के होता है सी अल्फा बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी माइनस सी अल्फा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एक तरह का, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय सी कॉमन निकालोगे 1 माइनस अल्फा है ना, सी से सी कैंसिल, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। जब ये वीक एसिड की बात होती है ना, तुम ध्यान से देखो, ये जो तुम्हें की ए दे रखा है वो बहुत कम है, के ए की वैल्यू बहुत कम है, यानी कि इसकी वैल्यू बहुत कम होगी, यानी कि यहाँ पे जो मेरा डिसोसिएशन हो रहा है वो बहुत कम होगा, अल्फा की वैल्यू बहुत कम होगी, है ना, यानी कि ये जो अल्फा है ना, यहाँ पे अल्फा बहुत कम रहा होगा, अल्फा की वैल्यू के ए से डिपेंड करती है। तुम्हें पता है कि के ए की वैल्यू होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अल्फा की। अगर के ए बढ़ेगा तो अल्फा भी बढ़ेगा, अगर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ेगा तो अल्फा भी बढ़ेगा, डिसोसिएशन ज्यादा होगा। हाँ, अगर के बहुत कम है तो अल्फा बहुत कम है ना, अल्फा बहुत कम है, अल्फा बहुत कम है तो अल्फा को नियरली 0 मान लो, 1 माइनस अल्फा इज नियरली 1 है ना, नीचे थोड़ा हो जाएगा, ये नियरली 1 हो जाएगा, यहाँ पे सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, अब सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो के ए की वैल्यू आ रही है सी अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ पे तुम्हें सी की वैल्यू दे रखी थी क्या, देखो के की वैल्यू दे रखी है 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5, सी की वैल्यू दे रखी है 0.2 और अल्फा तुम्हें निकालना है यहाँ से। अल्फा आ जाएगा कितना, 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 माइनस 0.2 का रूट आ जाएगा, पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये कैंसिल होगा 4, 2 इंटू में ये आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर -2। ओके, तो ये अल्फा आगे मैंने तुम्हें बताया था, आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा आ रहा है इस केस में, तो अल्फा किसके बराबर है, आई इसके बराबर है, तो आई कितना आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा 0.02 यानी कि 1.02, ये आई सिंपल हो गया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर होता है CRTI, सी की वैल्यू 0.2, आर की वैल्यू तुम्हें कैसे रखनी है, देखो ध्यान से, इसमें हमें एटीएम में वैल्यूज दे रखी है ना, एटीएम में दे रखी है, तो आर की वैल्यू भी उसी तरह करनी पड़ेगी जैसा एटीएम में बने। ठीक है, सी की वैल्यू मोलर में यानी कि मोल्स पर लीटर में, देखो सी की वैल्यू कह सकते हैं मोल पर लीटर में, आर की वैल्यू रखनी है मुझे, एटीएम वाले में 1/12 रख सकते हैं नियरली। देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, आर हो जाएगा पीवी बाय एनटी, यूनिट बनेगी एटीएम लीटर बाय में मोल टेन। टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन और आई तुमने निकाला 1.02, आई की तो कोई यूनिट नहीं होती, केल्विन से केल्विन कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल, लीटर लीटर आंसर एटीएम में आ रहा है 1.02, तो ये 2 पॉइंट कैंसिल। यानी कि कौन सा ऑप्शन नियरली मैच कर रहा है, ऑप्शन 2। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 1/12 नहीं होती एक्चुअल वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है 0.082 ऐसी समथिंग होती है, 8 to 1 है ना,
तो ये आंसर जो मेरी वैल्यू आएगी 1/12 रख के, तो तुम इसे सॉल्व करोगे अगर 1/12 को, तो ये आ जाएगा 0.08 ना, इतनी समथिंग आ गई। एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो आंसर थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, बस आंसर थोड़ा सा कम आएगा। देखो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 0.1 मोलर aqueous solution of an electrolyte AB3। एक इलेक्ट्रोलाइट है AB3, एक इलेक्ट्रोलाइट है AB3, इसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे दे रखी है 0.1 मोलर। ओके, एक इलेक्ट्रोलाइट है, ओके, इफ 90% आयोनाइज, 90% आयोनाइज होता है। अगर कोई 90% आयोनाइज्ड होता है तो उससे अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा फ्रैक्शन भी निकलेगी 90/100, कितना आ रहा है 9/10। अगर कोई 100% आयोनाइज होगा तो अल्फा 1 हो जाएगा, सिंपल फ्रैक्शन में निकाल लिया। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एट 1 atm पर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना 1 atm यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल प्रेशर मुझे रखा निकालना, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो सिंपल बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, डेल्टा TFB इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट, क्योंकि ये क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट हमने इसके अंदर डाल दिया वाटर के अंदर, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, एलिवेट कर जाएगा, है ना, KBMI। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हमें सोचना पड़ेगा। AB3 जो है ना वो टूटेगा, ए मान लेते हैं ए वाला जो है वो कैटायन है, +3 B माइनस, ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन T इज इक्वल टू 0 पर C है ना, इसकी C और इसकी C माइनस 0 स्टार्टिंग में, फिर T इज इक्वल टू कोई टाइम T पर C माइनस C अल्फा है ना। ओके, आई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 प्लस अल्फा, हम निकाल चुके हैं इस केस में। गड़बड़ी कर दी जल्दी, क्या गड़बड़ी हुई देखो जाए। यहाँ पर सी अल्फा अगर जाएगा तो यहाँ पे सी अल्फा बनेगा, बट यहाँ पे 3 टाइम्स बनेगा कैसा, हाँ, तो क्या लिखोगे, आई इज इक्वल टू सी माइनस सी अल्फा प्लस 3C अल्फा, इससे कैंसिल, बाय में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी हो जाएगा C प्लस 3C अल्फा बाय में C, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 3 अल्फा, ये तुम्हारा आई आ गया। ओके, आई की वैल्यू निकाल लोगे क्या, 1 प्लस 3, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 9/10, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 27/10 यानी कि 3.7। डेल्टा टी भी निकालोगे, ये तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में 0.52 इंटू में ये दे रखी है 0.1 इंटू में 3.7 एंड दिस टू 37 से 52 को मल्टीप्लाई कर दो, 52 इंटू 37, आंसर पास है ना। देखो ये हो जाएगा 14 1 कैरी 36 इंटू में 6 1, ठीक है, 4 12 1 कैरी 8 9 1 1924 इंटू टू पावर -4 1 2 3 पॉइंट आगे आओगे, नंबर छोटा होगा तो पावर घट जाएगी 3 से, -1 हो जाएगा। ओके, इसको तुम सिंपल लिख लो 0.192। ओके, कितने डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तुम बोलोगे 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन, इसके अंदर इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा 373.0, वैसे एक्चुअल में तो 15 होता है ना, एक्चुअल में तो होता है ना वो, यहाँ पे 0.15 का आता है, तो ना 0.15 का फर्क होता है, एक्चुअल जो होता है एकदम एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है ना 15 की आती है, एग्जैक्ट मतलब क्या पता है, इसमें एग्जैक्ट के ऑप्शन पर दे रखा हो, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है, कितना से एलिवेट कर जाएगा, इससे इंक्रीज कर दो 4 2
4 and carry 3.373 है क्या ऑप्शन? कोई नहीं पूछता इन्होंने, एग्जैक्ट वैल्यू कुछ नहीं होता, यही रख लेता है, अप्रॉक्सी रख लेता है ना, कोई दिक्कत नहीं। 100, तो ये हो जाएगा हमारा 2491.373 Therefore, option 4 is the correct answer of this question. अगर हमें ऑप्शन मैच नहीं करता ना तो हम एग्जैक्ट वैल्यू रख के करते, एग्जैक्ट वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है ना। एग्जैक्ट जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100.15 होता है, 100.15 डिग्री सेल्सियस ये एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। ऐसी एग्जैक्ट जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0.15 डिग्री सेल्सियस होता है, थोड़ा सा होता है बस, हम अप्रोक्स को 0 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। बट अगर कभी ऑप्शन मैच ना करे तो मान लेना कि उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू रखी है, यहाँ पे उन्होंने की ऑप्शन 4 फिर से करेक्ट आंसर। नाउ इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। हमने आज 10 क्वेश्चन डिस्कस करे, सारे अच्छे क्वेश्चन थे, खुद से भी ट्राई करना है इसको सॉल्यूशन देखने से पहले। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।